गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना की। इससे पहले हमने बात की थी अम्ल क्षार की ओरेनियस और अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेल-लॉरी संकल्पना की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार क्या होते हैं? देखो, लुईस क्या कहता है कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। किसको? इलेक्ट्रॉन युग्म को जो ग्रहण करते हैं वो अम्ल होते हैं। और क्षार यानी बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। देखो, अम्ल तो क्या है लुईस के अनुसार? अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। ठीक है। और क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। ठीक है। इसका मतलब अम्ल हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही। क्या है अम्ल? इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और बेस यानी क्षार क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इसी तरह यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, युग्म को ग्रहण करेंगे यहाँ पर। युग्म का मतलब किससे है? यहाँ पर पेयर, जोड़ा, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागेंगे और इलेक्ट्रॉन युग्म को ही ग्रहण करेंगे। अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागेगा। ये ध्यान रखेंगे। अब बताओ, ग्रहण कौन करेगा इलेक्ट्रॉन युग्म को? अम्ल। ये तो मैंने बता दी। लेकिन ग्रहण कौन करेगा इलेक्ट्रॉन युग्म को? फिर वही सवाल, कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वही तो करेगा ना। इलेक्ट्रॉन युग्म कौन ग्रहण करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसका मतलब अम्ल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागेगा कौन? इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है। इसका मतलब क्षार के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक। तो अम्ल के पास तो होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले जो भी पदार्थ हैं वो अम्ल का काम करते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। कह सकते हैं ना। तो अम्ल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या जो पदार्थ या ऐसे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वे अम्ल का कार्य करते हैं और उन्हें बोलते हैं लुईस अम्ल। क्या बोलते हैं उनको? लुईस अम्ल कहते हैं उनको। लुईस के नाम पर ही उनका नाम क्या रख देते हैं? लुईस अम्ल, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके पास होती है? जैसे धनायन, धनायन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धनायन जानते हैं? जैसे Na+, जिन पर धनावेश होता है, जैसे Mg2+, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। धनावेश जिस पर आ गया इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है।
और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो लुईस के अनुसार क्या है, अम्ल है, यानी लुईस अम्ल है। इसी तरह ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन का अष्टक नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का अपूर्ण अष्टक होता है, अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन का अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक भी किसका काम करते हैं, लुईस अम्ल का। इनमें जैसे BF3 है, तो BF3 में जो बोरोन है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉनों का अष्टक अपूर्ण होता है, तो ये लुईस अम्ल है। जैसे AlCl3, इसमें एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉनों का अष्टक अपूर्ण होता है, इसलिए ये भी क्या है, लुईस अम्ल है। तो जिनमें भी अष्टक अपूर्ण होता है केंद्रीय परमाणु का, ये केंद्रीय परमाणु है यहाँ बोरोन, यहाँ एल्यूमिनियम केंद्रीय परमाणु है, या इनका अष्टक अपूर्ण है, यानी इनके बाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, लुईस अम्ल है। समझ में आ गई बात। ये उदाहरण याद रखने आपको। जो धनायन है वो भी लुईस अम्ल हैं, और जिनके पास अष्टक अपूर्ण होता है वो यौगिक भी क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। अब क्षार की बात करें, मैंने क्या कहा, क्षार होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, यानी क्षार के पास होती है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी क्षार होते हैं इलेक्ट्रॉन धनी। तो जो इलेक्ट्रॉन धनी पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन धनी पदार्थ होते हैं कौन, क्षार, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी, इनको बोलते हैं लुईस क्षार। कौन कौन है इलेक्ट्रॉन धनी, जैसे ऋणायन, ऋणायन जिस पर ऋणावेश होता है, ठीक है, जिस पर ऋणावेश होता है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, वो लुईस क्षार होता है। जैसे Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, ठीक है, तो ये सब क्या है, लुईस क्षार। इसके अलावा ऐसे यौगिक जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देता हूं मैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले यौगिक, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त यौगिक, ठीक है, कौन कौन है, जैसे H2O में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये 2 बिंदी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ये 2 बिंदी और ये 2 बिंदी, एक युग्म तो ये हो गया, एक जोड़ा, तो कितने युग्म हो गए यहाँ पर, 2, इनको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर। जैसे अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन के पास कितने युग्म हैं, एक युग्म हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक युग्म होता है, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले यौगिक भी क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो लुईस अम्ल जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जैसे धनायन और अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक, और लुईस क्षार जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जैसे ऋणायन और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त यौगिक। क्लियर। अब देखो अम्ल और क्षार के आपस में जब क्रिया होती है, हमने कहा अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागता है। अगर हम अम्ल और क्षार दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा।
अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा। जैसे यहाँ से ले लेते हैं हम अम्ल, लुईस अम्ल ले लेते हैं जैसे BF3, और इधर से ले लेते हैं क्षार NH3, दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं BF3 और NH3 की। ये तो क्या है BF3, क्या है ये लुईस अम्ल, और ये क्या है NH3, ये क्या है लुईस क्षार। क्लियर, समझो इसको। ये तो किसका काम करेगा यहाँ पर अम्ल का, और ये किसका काम करेगा क्षार का। इसके पास क्या है लोन पेयर, और यहाँ BF3 में बोरोन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अपूर्ण अष्टक वाला यौगिक है ना ये, इलेक्ट्रॉन का अष्टक अपूर्ण होता है इसमें। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस बोरोन को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ क्षार तो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, त्यागेगा, और अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा। ठीक है, देखो हमने डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या देखी कि अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। तो जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, ग्रहण, और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग देगा। ठीक है, तो ये दोनों की अभिक्रिया हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह लिख दूँ तो F3B। सर ये क्या लिख दिया, कुछ भी नहीं, ये F को मैंने इधर लिख दिया, यहाँ BF3, या मैंने F को इधर लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये नाइट्रोजन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बोरोन को। तो बोरोन को दे रहा है तो डायरेक्ट बोरोन को उसकी तरफ कर दिया मैंने। ये NH3, ठीक है, ये किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बोरोन को। ठीक है, समझ में आ गई। नाइट्रोजन ने किसको इलेक्ट्रॉन दिया, बोरोन को, इसलिए मैंने F3 पहले लिख दिया, B इधर लिख दिया। क्योंकि अगर हम BF3 लिखेंगे तो इधर F तो हमें लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, F को, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, B को, इसीलिए मैंने F3B लिखा है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब ये तीर का निशान क्या है, ये दर्शाता है उपसह संयोजक बंध को। कौन सा बंध है ये, उपसह संयोजक बंध। कौन सा बंध है, उपसह संयोजक बंध। कौन सा बंध है, उपसह संयोजक बंध। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं इसको, उपसह संयोजक बंध। यहाँ नाइट्रोजन ने इस बोरोन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया, जिसके कारण नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में ये बंध बन गया। इसको ही बोलते हैं उपसह संयोजक बंध। क्लियर हो गई बात। तो ये ध्यान रखना, जब लुईस अम्ल की लुईस क्षार के साथ क्रिया होती है तो लुईस क्षार लुईस अम्ल को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देता है, और दोनों के बीच में कौन सा बंध बन जाता है, उपसह संयोजक बंध बन जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। लुईस अम्ल और लुईस क्षार, इनकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए, इनके उदाहरण पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये होती है लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की संकल्पना। ये होते हैं लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार। इससे पहले हमने दो संकल्पनाएं देखी थी, ओरेनियस की और ब्रोंस्टेड-लोरी की, यानी टोटल कितनी हो गई, 3। ओरेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना, ब्रोंस्टेड-लोरी की अम्ल क्षार संकल्पना और लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना। इन तीनों को हम देखते हैं तुलनात्मक रूप से दोबारा, जिससे वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, साफ साफ करेंगे। अब हम देखते हैं ओरेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना, ब्रोंस्टेड-लोरी की अम्ल क्षार संकल्पना और लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना को तुलनात्मक रूप से देखते हैं। देखो, ओरेनियस के अनुसार अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं, और क्षार जो जलीय विलयन में OH- आयन त्यागते हैं। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल जो प्रोटॉन दाता हैं,
क्षार जो प्रोटॉन ग्राही हैं, ठीक है। और लुईस के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ अम्ल है प्रोटॉन दाता, ब्राउनशेल लोरी के अनुसार तो अम्ल क्या है, प्रोटॉन दाता, लेकिन लुईस के अनुसार अम्ल क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। यहाँ क्षार क्या है, प्रोटॉन ग्राही, जबकि लुईस के अनुसार क्षार क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों अवधारणाएं हमें पता होनी चाहिए अम्ल और क्षार की, तीनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। समझ में आ गई होंगी, याद भी होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण देखेंगे, किसके, अम्ल व क्षार के। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। देखो अम्ल और क्षार के गुण हमने देखे थे। अम्ल क्या होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, पढ़ा था हमने। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल और क्षार के ये सामान्य गुण देखे थे हमने। अब हम बात करेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों की। देखो अम्ल और क्षार, पहले हम अम्ल की बात करें तो अम्ल की धातु से अगर क्रिया करवाई जाए तो अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं अम्ल धातु से क्रिया करके, और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। अम्ल की धातु से क्रिया होने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और क्या बनता है, लवण बनता है, ये ध्यान रखेंगे। अम्ल प्लस धातु आपस में क्रिया करेंगे, कौन सी गैस मुक्त होगी, H2, ठीक, हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बनेगा, लवण, साल्ट बनेगा। क्लियर। अब जैसे हम देखें, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसकी अभिक्रिया करवाएं हम किससे, जिंक से, Zn से, तो दोनों अभिक्रिया करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक से अभिक्रिया होगी तो हमें पता है कौन सी गैस निकलेगी, H2, ये ध्यान रखेंगे। जब भी अम्ल क्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब ये H2, यहाँ से ये H2 तो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, बच गया क्या इधर, SO4, और इधर क्या है, Zn। ये Zn SO4 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ZnSO4, ये बन गया लवण। इसका नाम क्या है, जिंक। Zn तो क्या होता है, जिंक, और SO4 क्या है, सल्फेट, तो ये बन गया जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस हो गई मुक्त। अम्ल की धातु से क्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और क्या बनेगा, लवण, ठीक है। धातु की अम्ल से क्रिया होगी, क्या बन रहा है, लवण, और कौन सी गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस। इसलिए जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, अम्लीय खाद्य पदार्थ, खट्टे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खाने के जो खट्टे पदार्थ हैं, अम्लीय पदार्थ हैं, उनको धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता है। तो क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि ये अम्ल धातु से क्रिया करके लवण बना सकते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। तो धातु की अम्ल से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए जिंक का उपयोग करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस बन जाती है। देखो आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसको समझेंगे। ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें भरा हुआ है जिंक, और इसमें डाला गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसमें लगी हुई है निकास नली, जो साबुन के पानी में, जिसको साबुन के पानी में खोला गया है।
हाइड्रोजन गैस बनती है जब अभिक्रिया होती है जिंक की और सल्फ्यूरिक अम्ल की, और हाइड्रोजन गैस इस नली के द्वारा जा रही है किसमें, साबुन के पानी में। जब हाइड्रोजन गैस इसमें जाती है तो साबुन का पानी से बुलबुले बनते हैं और बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। अब इसको आगे मोमबत्ती जब इन बुलबुलों के पास लाई जाती है तो ये फट की आवाज़ से जलते हैं, यानी इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है वो जलने लग जाती है, जिसके कारण फट की आवाज़ होती है, बुलबुले फट जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को प्रयोगशाला में बनाने के लिए इस समीकरण का उपयोग किया जाता है। जिंक धातु के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है, और जिसका उपकरण ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस तरह उसको सेटअप किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो यहां हमने देखा कि जिंक से क्रिया कौन कर रहा है, अम्ल। क्षार भी जिंक से अभिक्रिया कर लेता है, जैसे NaOH क्या है, क्षार। इसकी जिंक से क्रिया होती है, क्षार भी जिंक से क्रिया कर लेता है। ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ये हमने अम्ल से क्रिया करवाई थी, हाइड्रोजन गैस। जिंक की खास बात यह है कि ये क्षार से क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये बात केवल जिंक पर लागू होती है, सभी धातुएं ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, जिंक क्षार से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक, तो यहाँ से निकल गए हाइड्रोजन। एक H है, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे इसको, समझ गए। तो यहाँ कितने H हो गए, 2H, तो H2 के रूप में बाहर निकल गया। अब यहाँ बच गए 2 Na और 2 ही ऑक्सीजन और एक Zn, तो क्या बन जाएगा, 2 Na का मतलब Na कितने हैं, 2, तो हो गया Na2। 2 Na है तो Na2, ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2, और जिंक कितने हैं, 1, तो Na2 ZnO2 ये बन गया। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। क्लियर। तो जिंक की NaOH से क्रिया होने पर, क्षार से क्रिया होने पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये ध्यान रखेंगे, जिंक अम्ल से क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है और क्षार से क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। इसके बाद में हमने पढ़ा है और हमें पता है क्या, कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल प्लस क्षार क्या बनाते हैं, लवण, प्लस क्या बनाते हैं, जल। ये ध्यान रखना, अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करेंगे लवण और जल बनाएंगे। इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है। यानी ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एग्जाम्पल देखें इसका, जैसे अम्ल ले लेते हैं हम कौन सा, HCl, क्षार ले लेते हैं हम कौन सा, NaOH। ठीक है, HCl अम्ल की NaOH से क्रिया करवाएंगे तो पहले क्या बनेगा, अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करेंगे जल तो बने ही बनेगा, प्लस लवण। अब लवण कौन सा बनेगा ये देखेंगे, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, क्षार का OH और अम्ल का H दोनों क्रिया करते हैं तो बनता है जल। ठीक, अब बच क्या गए, इसका H हटा देंगे, Cl बच गया, इसका OH हटा देंगे, Na बच गया। यानी क्या बच गया, NaCl। ये क्या है, लवण। तो ये बन गया लवण, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और ये बन गया जल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब भी अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे लवण और जल बनाएंगे। इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखें हम, अम्ल की धातु ऑक्साइड, धातु
ऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं, किसकी? अम्ल की। अम्ल किससे क्रिया कर रहा है? धातु ऑक्साइड। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके और क्या बना देता है? देखो, अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया होती है तो बनता है लवण प्लस जल। क्या? अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया होती है तो बनता है लवण प्लस जल। ठीक है। अभी हमने देखा कि अम्ल की क्षार से क्रिया होती है तब भी क्या बनता है? लवण प्लस जल ही बनता है। और यहां पर भी अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया होती है तो भी क्या बन रहा है? लवण प्लस जल। इसका मतलब ये धातु ऑक्साइड जो है ना वो क्षार का कार्य करता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि अम्ल और क्षार क्रिया करके ही लवण और जल बनाते हैं। ठीक, तो अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया होने पर लवण और जल बन रहा है। इसका मतलब धातु ऑक्साइड की कैसी प्रवृत्ति होती है? क्षारीय। ये ध्यान रखेंगे, धातु ऑक्साइड की कैसी प्रवृत्ति होती है? क्षारीय। ये बात नोट करेंगे। ठीक है, धातु ऑक्साइड की कैसी प्रवृत्ति होती है? क्षारीय प्रवृत्ति होती है। ये हमें पता चल रहा है क्योंकि ये अम्ल से क्रिया करके लवण बना रहा है। इसका मतलब ये क्षार की तरह व्यवहार करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HCl अम्ल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस CuO धातु ऑक्साइड। और ये है अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो H2H और ये इसका O, तो क्या बना लेगा? H2O। 2H तो इसके और एक ऑक्सीजन, तो बन गया H2O। क्योंकि दोनों क्रिया करके जल बना रहे हैं तो जल बन गया। और बच गया इधर तो Cl और इधर बच गया Cu, यानी Cl कितने हैं? 2 है ना Cl, तो बन गया CuCl। क्लियर? तो ये तो बन गया लवण और ये बन गया जल। तो अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके एक तो क्या बना रहा है? जल, और दूसरा क्या बना रहा है? लवण। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। अब अधातु ऑक्साइड ले, हम क्या ले लें? अधातु का ऑक्साइड। ठीक है, अधातु ऑक्साइड की किससे क्रिया करवाएं? क्षार से। तो जब अधातु ऑक्साइड की क्षार से क्रिया होती है तो बनता है क्या? लवण प्लस जल। ठीक है, अधातु ऑक्साइड की क्षार से क्रिया होने पर भी क्या बनता है? लवण प्लस जल। ठीक है, क्षार है, अधातु ऑक्साइड है, क्या बना रहा है? लवण प्लस जल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अधातु ऑक्साइड है इसकी कैसी प्रवृत्ति होती है? अम्लीय। कैसा होता है ये? अम्लीय। क्यों होता है अम्लीय? क्योंकि क्षार अम्ल से क्रिया करके ही लवण और जल बना रहा है। तो यहाँ पर क्षार इससे क्रिया करके लवण और जल बना रहा है। इसका मतलब ये अम्लीय है। फॉर एग्जाम्पल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्षार ले लेते हैं कौन सा? CaOH2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया अधातु ऑक्साइड और क्षार ले लिया CaOH2, जिसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्रिया करके बनाएंगे जल प्लस लवण। अब CO2 की CaOH2 से क्रिया होगी तो क्या बनेगा? देखो, ये OH2 तो बदल जाएगा किसमें? जल में। H2O प्लस यहाँ बच गया CO2 और यहाँ बच गया CaO। OH 2 है, यानी इसके पास 2 ही H हैं, 2 ही O है। तो 2H तो H2 और 1 O, ये आ गया तो बन गया H2O। यहाँ एक ऑक्सीजन बच गया, यहाँ एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CO3 और ये Ca, तो क्या बन जाएगा?
CaCO3, ये बन गया लवण, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो अधातु ऑक्साइड की क्षार से क्रिया होती है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी लवण, और जल, इसका मतलब अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर धातु ऑक्साइड से बनता है लवण प्लस जल, यानी धातु ऑक्साइड की कैसी प्रवृत्ति होती है? क्षारीय प्रवृत्ति, ये ध्यान रखेगा। इसलिए अधातु ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके अम्ल प्लस इसलिए अधातु ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, और इसीलिए ही धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके जल और लवण बनाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, समझ में आ गई बात। तो ये होते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार जो होते हैं, इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अम्ल और क्षार को जल में मिलाएंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, और इन आयनों के कारण ही विद्युत का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो ये हो गया आज का टॉपिक, जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, इसको उतारना है अपनी नोटबुक में और ध्यान से पढ़ना है। जो वीडियो को पूरा देखेगा, ध्यान से देखेगा, उसको सब कुछ समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।